क्वेश्चन नंबर 136 इक्विवेलेंट मास पूछा P4 का। इक्विवेलेंट मास पूछा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास के लिए तो एक तुम्हें पता है क्या N इक्वल टू N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये बताया गया, दो बार निकाल लो इसका। एक बार P4 से PS3, 0 से -3 N1, एक फास्फोरस के लिए 3 का चेंज है तो 4 के लिए 12। एक बार P4 से H2PO2 माइनस, तो 0 से +1, तो 0 से +1 करोगे तो एक फास्फोरस के लिए 1 का चेंज है तो 4 के लिए 4 का, तो N2 कितना हो गया 4, N1 कितना हो गया 12। तो N इक्वल टू N1 N2 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 3, तो M/3 हो गया। वैसे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें प्लस करके दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा M/4 प्लस M/12। तो यहाँ से 3 आ रहा है, चेक करके देख लोगे तो किससे M/3 आ रहा है, या तो हिडन ट्रायल से चेक कर लो, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, जिससे M/3 आ जाए वो आंसर हो जाएगा। नहीं तो इक्विवेलेंट मास विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन प्लस इक्विवेलेंट मास विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन, ये भी डिस्पोजिटेड सब्सटेंस के लिए अलग से बोल सकते हो कि सेम सब्सटेंस का दो बार इक्विवेलेंट मास निकालो, एक बार ऑक्सीडेशन के लिए और एक बार रिडक्शन के लिए, दोनों ऐड कर दो तो भी अलग अलग कह सकते हो कि M/4 प्लस M/12। तो दोनों तरह से कहा जा सकता है। 137 बैलेंसिंग करानी है सिंपली, तो बैलेंस करा सकते हो आराम से। Cr2O7 2 माइनस प्लस Ni गिव्स Cr3 प्लस Ni2 प्लस, तो +6 से +3 और 0 से +2। तो पहले स्टेप में उन एटम्स को बैलेंस कर दो जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई, तो इसको क्या करोगे 2, तो दोनों तरफ 2 क्रोमियम और एक निकेल। यहाँ से यहाँ चेंज कितने का है 2 का, यहाँ से यहाँ एक एटम में 3 का है, 2 में 6 का, तो चेंज बराबर करना होता है। तो 2 वाले को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें भी चेंज कितने का हो गया 6 का, तो निकेल के साथ कोफिशिएंट कितना आएगा 3। तो 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में कहते हो अदर आइटम्स, तो अदर आइटम्स में कोई है ही नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है बाद में। इसके बाद हम क्या करते हैं चार्ज, तो इधर कितना है 2 माइनस, इधर कितना है 6 प्लस और 2 प्लस 8 प्लस, इधर 2 माइनस है उधर 8 प्लस, तो 2Cr3 प्लस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 3 से किया था तो इसको भी 3 से करोगे, तो 6 और 6 12 प्लस, इधर कितना है 2 माइनस और प्लस 12, इसका मतलब क्या 14 क्या चाहिए होंगे H प्लस, 14 प्लस और 2 माइनस 12 प्लस हो गया, उधर भी 12 प्लस हो गया, तो चार्ज बैलेंस हो गया। तो कोफिशिएंट आ गया डाइक्रोमेट का 1, निकेल का 3 और H प्लस का 14। नेक्स्ट में पूछा जब द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह बिहेव करना है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम और मैक्सिमम के कहीं बीच में होनी चाहिए। तो पहला H2O2 है -1 है तो ऑक्सीजन की 0 भी जा सकती है और +2 तक भी जा सकती है, एटलीस्ट -2 तो जाएगी नीचे, तो इसका मतलब दोनों काम करता है। H2S सल्फर ऑलरेडी मिनिमम पर है, -2 पर है, इसका मतलब H2S जो है वो दोनों काम नहीं कर सकता। SO2 में सल्फर +4 पर है, होता है -2 से लेकर +6, तो -2 से लेकर +6 तक होता है, तो दोनों काम कर सकता है। HNO2 में नाइट्रोजन +3 में है और होता है -3 से लेकर +5 तक, मतलब दोनों काम कर सकता है। तो 134 हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट कह रहा है किसके लिए चाहिए, मतलब कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ये चेक करना है। तो रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो रिडक्शन चेक कर लो किस में कराना है। तो पहले में ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +5 जा रही है, तो इसका मतलब पहले में क्या चाहिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकेंड में BrO3 माइनस है BrO माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन +5 से किस में जा रही है +1, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। थर्ड में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रही है, दोनों तरफ +6 है। फोर्थ में भी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की भी ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहती है +3, तो केवल सेकेंड है जिसमें रिडक्शन हो रहा है। 140 में
K4 FeCN6, Fe3 plus CO2 प्लस NO3 माइनस, आयरन यहाँ पर कितना है +2, Cn माइनस में नाइट्रोजन कितना होगा -3 और ये कितना होगा +2, ये 3 बॉन्ड ब्रेक करोगे, इधर होगा -3 इधर होगा +3, तो +3 और -1 कितना हुआ +2 और नाइट्रोजन कितना है -3, यहाँ पे कार्बन कितना है +4, नाइट्रोजन कितना है +5, तो आयरन हो रहा है +2 से +3, कार्बन जा रहा है +2 से +4, नाइट्रोजन जा रहा है -3 से +5, तीनों के तीनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एक आयरन में कितने का चेंज हुआ 1, एक कार्बन में +2 से +4 2 का चेंज, कार्बन कितने हैं 6 तो 12 का चेंज, एक नाइट्रोजन में -3 से लेकर +5 8 का चेंज, तो नाइट्रोजन कितने हैं 6 तो 48 का चेंज, टोटल चेंज हो गया 61, तो 61 हो गया इनफैक्टर। 141 फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, फर्स्ट केस में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं Ke1 इज ट्वाइस ऑफ Ke2, तो Ke1 Hν1 माइनस Hν0 Hν2 माइनस Hν0, H कैंसिल हो गया, ν1 माइनस ν0 2ν2 माइनस 2ν0, तो पूछा क्या हमसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ν0 इक्वल टू आएगा 2ν2 माइनस ν1, ν2 कितना दिया है 2 × 10⁻16, तो जाएगा 4 × 10⁻16 माइनस 3.2 × 10⁻16, तो 0.8 × 10⁻16 मतलब 8 × 10⁻15। तो हमेशा पहले रिलेशन बना के रिलेशन तक पहुंचा करो, उसके बाद ही वैल्यूज पुट किया करो, पहले से वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। 142 तो कह रहा है एक्स इन द अबव रिएक्शन कैन नॉट बी, मतलब अगर ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज ना हो, जिनमें से जो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है वो पूछा है। तो पता है ऑक्सीडेट ऑक्सीडाइज होकर CO2 बनाता है, Fe2+ भी ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ बनाता है, सल्फाइड आयन भी ऑक्सीडाइज होकर सल्फर बनाते हैं, सल्फेट आयन में सल्फर ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है +6 पे, तो सल्फेट फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो है वो सल्फेट नहीं ले सकते हम। 143 इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स, इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही पार्टिकल के अंदर एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, लेकिन विद इन ए पार्टिकल। तो विद इन ए पार्टिकल अगर ऐसा हो रहा है तो उसे इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स कहते हो। और डिफरेंट एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन, सेम एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हो तो उसे इंट्रामोलिकुलर रिडक्शन नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो फर्स्ट में अगर देखोगे तो NH4NO2 दो अलग अलग नाइट्रोजन है, दो एक NH4+ और एक NO2-, तो नाइट्रोजन एक NH4+ एक पार्टिकल का क्या हो रहा है रिडक्शन और एक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। Mn2O7 में मैग्नीज +7 से जा रहा है +4, मतलब क्या हो रहा है रिड्यूस, और ऑक्सीजन -2 से 0 ऑक्सीडाइज। KClO3 में क्लोरीन +5 से -1, तो क्लोरीन क्या हुआ रिड्यूस, और ऑक्सीजन -2 से 0 क्या हुआ ऑक्सीडाइज। लेकिन फोर्थ में देखोगे तो H2O2 पहले दोनों ऑक्सीजन की -1 है, बाद में एक ऑक्सीजन की -2 और एक ऑक्सीजन की 0, तो पहले दोनों ऑक्सीजन सेम स्टेट में थे, बाद में एक ऑक्सीडाइज हुआ और एक रिड्यूस। फर्स्ट ऑप्शन में कहोगे तो कहने को दोनों में नाइट्रोजन ही है, लेकिन पहले दोनों नाइट्रोजन अलग अलग हैं और वो बाद में सेम में जा रहे हैं, एक ऑक्सीडाइज होकर और एक रिड्यूस होकर जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो फर्स्ट रिएक्शन है वो डिस्पोजिशन का उल्टा है, तो उसको हम इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक पार्टिकल के अंदर दो अलग अलग एलिमेंट, मतलब नाइट्रोजन है तो सेम एलिमेंट, लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में क्या थी अलग अलग, उसके बाद वो गया किसमें N2 में, तो हम उसे इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स कह सकते हैं। फोर्थ को नहीं, फोर्थ तो प्रॉपर डिस्पोजिशन रिएक्शन है। 144 डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सिंपल क्वेश्चन है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या H/mv, H कितना 6.6 × 10⁻⁻34, SI यूनिट में रखोगे सब कुछ, तो मास कितना 10⁻³ kg, वेलोसिटी कितनी 100 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लो, सीधा क्वेश्चन है डायरेक्ट। तो वेलोसिटी हमेशा किस में आएगी, इसमें
वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो वेवलेंथ डायरेक्ट किस में निकल के आएगी, मीटर में। मीटर में निकाल दोगे वेवलेंथ। 145 डायरेक्ट इक्विवेलेंट्स इक्वल करने, इक्विवेलेंट्स ऑफ ClO2 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2। तो ClO2 हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O2, इसका कितना दिया है 1 मोल। ClO2 बना क्या रहा है Cl माइनस, तो +4 से -1 मतलब कितने का चेंज है 5। एक ही क्लोरीन है तो एन फैक्टर कितना हो गया 5, तो लगा दिया मोल्स इंटू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर तो पता ही है फिक्स है 2, मोल्स पूछे तो आ जाएंगे मोल्स 5/2। 114 एटॉमिक नंबर है तो उसका क्या बताना है तुम्हें, ग्रुप नंबर। तो 114 मैंने कहा था कि 7th पीरियड की अगर बात करो तो पीरियड शुरू कहाँ से होता है, 87 ग्रुप 1, 88 ग्रुप 2, 89 ग्रुप 3, 90 से लेकर 103 एक्टिनाइड्स होते हैं, तो ये भी किस में होते हैं, ग्रुप 3 में। इसके बाद जाओगे तो 104 फोर्थ चलता जाएगा, तो 104 4, 105 5, तो डायरेक्ट कह सकते हो 114 मतलब कौन सा ग्रुप, 14 ग्रुप। तो 7th पीरियड में डायरेक्ट हिसाब लगा सकते हो। 147 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सही है ऑर्डर। ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में क्या होती है मिनिमम, सेकेंड पीरियड वाले की, और बाकियों की टॉप टू एटम क्या होती है कम। तो सल्फर से सेलेनियम कम हो रही होगी, लेकिन ऑक्सीजन की क्या होगी मिनिमम। एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, तो करेक्ट है ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ तो Na2O क्या है एस ब्लॉक, मतलब मोस्टली बेसिक। CO में कौन सा ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप वाले ज्यादा बेसिक होते हैं किससे, सेकेंड ग्रुप से। ZNO क्या है अम्फोटेरिक है, और N2O क्या है न्यूट्रल है। तो सबसे पहले कौन, एल्कली मेटल्स, फिर सेकेंड ग्रुप, फिर अम्फोटेरिक, फिर न्यूट्रल। एसिडिक होता तो और नीचे आ जाता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर +4 में है सबके सब, तो +4 से किस में जाना है इनको, +2। तो कहा था बॉन्डिंग में कि मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, मोर बी द टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग पावर चेक करनी है, मतलब इनको खुद क्या होना है रिड्यूस, तो इनको रिड्यूस होकर +4 से किस में जाना है, +2 में, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउनवर्ड द ग्रुप बढ़ती है, इसका मतलब इनके रिएक्ट करने की टेंडेंसी भी डाउनवर्ड द ग्रुप बढ़ेगी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। डी ब्लॉक में उल्टा होता है, क्योंकि वहां पर लोअर की स्टेबिलिटी डाउनवर्ड द ग्रुप कम होती है और हायर की स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहां पर कहोगे तो लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउनवर्ड द ग्रुप बढ़ेगी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर से पूछा 148 में, तो हमें कहते हैं ना 17th ग्रुप मैक्सिमम, फिर 16th, फिर 14th और फिर 15th। तो यहां पर जो एलिमेंट दिए हुए थे कौन कौन थे, कार्बन और सिलिकॉन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो इनकी ज्यादा होगी, इनकी कम होगी। इन दोनों में ज्यादा किसकी, तो बताया तो मैंने सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की थर्ड पीरियड वालों से कम होती है, तो सिलिकॉन की सबसे ज्यादा होगी, फिर कार्बन, फिर फास्फोरस, और नाइट्रोजन की तो अपने ग्रुप में क्या होती है लीस्ट। तो सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, मैक्सिमम किसकी हो गई सिलिकॉन। तो याद रखा करो कि सेकंड पीरियड वालों की थर्ड पीरियड से तो कम होती है। बाकी ऑक्सीजन के अपने ग्रुप में क्या रटा हुआ है हमने मिनिमम, नाइट्रोजन की भी अपने ग्रुप में क्या है मिनिमम। 149 मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3D सीरीज, तो क्या 3D5 4s1 मैक्सिमम अनपेयर्ड इसी में आएंगे ना 6। अगर 3D5 D में तो 5 में होना चाहिए मैक्सिमम अनपेयर्ड, और अगर S1 हुआ तो ये भी अनपेयर्ड में काउंट हो जाएगा। 3D5 4s2 कह दोगे तो उसमें 5 अनपेयर्ड है मैग्नीज। 3D5 4s1 क्रोमियम, मतलब एलिमेंट कौन है क्रोमियम है। तो बस क्रोमियम के बारे में पूछा सब कुछ। इट फॉर्म्स एम्फोटेरिक एसिडिक बेसिक ऑक्साइड, तो लिखा हमने क्रोमियम तीनों तरह के ऑक्साइड बनाता है। CrO कहते हो तो बेसिक, CrO3 कहते हो तो एसिडिक, और बीच वाला कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा जैसे Cr2O3 तो क्या होगा एम्फोटेरिक। ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन तो गलत लिखा ही हुआ है, ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन तो होगा ना 3D5 4s1।
तो सेकेंड है गलत. डज नॉट ओबे n प्लस एल रूल करेक्ट स्टेटमेंट है. एलिमेंट बिलो 8 24 होता है इसका एटॉमिक नंबर. जो आएगा वो क्या होगा, 18 का डिफरेंस होगा ना, 4d5 5s1, तो 18 का डिफरेंस आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली मेड, रटोगे तो याद होने चाहिए. 151 न्यूट्रल, तो ये भी हमें याद है ऑक्साइड्स, N2O, NO, CO और एक H2O को भी हम किस में बोलते हैं, न्यूट्रल में. तो फर्स्ट होगा आंसर. पहला क्या, F2Cl2 Br2I2, तो करेक्ट ऑर्डर है. हम जानते हैं F2 का रिडक्शन टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है. थर्मल स्टेबिलिटी, तो हमने कहा था कि किसी भी ग्रुप के हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी डाउनवर्ड द ग्रुप कम होती है. यहाँ लिखा हुआ है बढ़ रही है, तो गलत है. थर्ड सही है, फोर्थ भी सही है. 153 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इट इज डिफिकल्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन +3 स्टेट. +3 में ऑलरेडी है, डिस्प्रोपोर्शनेट होना है मतलब बढ़ाना भी और कम भी करनी है. तो हमने कहा था डिस्प्रोपोर्शनेट होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. एक तो क्या, दैट शुड बी लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा क्या, दैट शुड बी इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. तो लेस स्टेबल, तो दिख रहा है हमें कि +3 जो है वो बिस्मिथ के लिए क्या है, मोर स्टेबल है. जब ऑलरेडी मोर स्टेबल होगा बिस्मिथ +3 में, तो आगे डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा. बाकी सब नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, +3 इन सबकी क्या होती है, लेस स्टेबल. और मिनिमम मैक्सिमम के बीच में तो वही, क्योंकि रेंज होती है -3 से लेकर +5. इसके बाद बाकी सब डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं +3 में. बिस्मिथ ऑलरेडी +3 में मोर स्टेबल है, जब पहले से ही वो मोर स्टेबल स्टेट में है मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, तो बिस्मिथ नहीं होगा डिस्प्रोपोर्शनेट. 154 पहले वाले की आयनाइजेशन एनर्जी दूसरे से कम होनी चाहिए. तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता, फर्स्ट में तो O+ और O मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो, तो O+ की आयनाइजेशन एनर्जी तो O से ज़्यादा होगी हमेशा. सेकेंड में हो गया एक्सेप्शन है फास्फोरस और सल्फर. फास्फोरस क्या हुआ P3, सल्फर क्या हुआ P4, तो हम कहते हैं P4 की P3 से कम होती है. थर्ड में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम, मतलब नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी. फोर्थ फिर वही है, B+ मतलब I2, B मतलब I1, तो I2 हमेशा I1 से ज़्यादा बोलनी है, चाहे सेम एलिमेंट का पूछा जाए चाहे डिफरेंट एलिमेंट का. I2 हमेशा बोलोगे I1 से ज़्यादा. 155 सॉल्व करना है इसको, तो करा हुआ तुम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन. तो क्या कहता हूं, मान लो P को P मान लो एटॉमिक मास, Q का Q ही मान लो एटॉमिक मास. 0.15 मोल P2Q3 है, तो क्या 0.15 मोल मतलब कितना, 0.3 मोल इसके P के. मास कितना हुआ 0.3 P. Q का एटॉमिक मास Q ही मान लो, तो 0.15 मोल मतलब 0.45 मोल, तो मास कितना हो गया 0.45 Q. 0.3 P + 0.45 Q, टोटल मास इतना होना चाहिए. कितना दिया हुआ है 15.9 ग्राम. ऐसे सेकेंड में PQ2 है, तो P के मोल्स कितने हैं 0.15, मास कितना हो गया 0.15 P. Q के मोल्स करोगे तो क्या करोगे, डबल, तो डबल करोगे तो कितने हो जाएंगे 0.3 P, तो कितना हो गया 9.3 Q, तो कितना हो गया 9.3 ग्राम. सॉल्व कर लो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो, इंटू 2 करके 1 - 2 कर दोगे तो आ जाएगा 0.3 भी कैंसिल हो जाएंगे, 0.45 Q माइनस 0.3 Q. तो उसका ट्वाइस करके माइनस करोगे तो आएगा किधर -1.15 Q. इसका ट्वाइस करोगे तो 15.9 माइनस 18.6. सॉल्व कर लो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 156. 16 ग्राम क्या दिया है O2 और 16 ग्राम क्या है O3. तो पहला क्या है सेम नंबर ऑफ एटम्स, तो एटम्स अगर निकालोगे तो क्या 16/32 मोल्स किसके O2 के, इंटू Na करोगे तो पार्टिकल्स भी किसके O2 के. एटम्स निकालना है तो इंटू क्या करोगे 2,
यहाँ कहोगे 16/48 मोल्स किसके, O3 के, इंटू Na करोगे तो पार्टिकल किसके, O3 के, इंटू क्या करोगे 3, तो आएंगे एटम्स, तो सेम आ रहे हैं, तो करेक्ट है। डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स अपने आप गलत हो गया, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो कहोगे 16/32 इंटू Na, तो मॉलिक्यूल्स हो गए डायरेक्ट। 16/48 इंटू Na, ये भी क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स हो गए, तो डिफरेंट आएंगे ना मॉलिक्यूल्स, तो गलत है इसीलिए सी। डी में भाई दिया हुआ है Na/2 Na/3, तो डी सही है। 157 1.6 ग्राम O2 है, तो चेक करना है इसमें, तो निकाल लो जो भी कह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, मोल्स, तो मोल्स निकालोगे 1.6/32, तो 0.05 मोल O2, मास भी O2 का, मोलर मास भी O2 का, तो मोल्स आ गए O2 के। मॉलिक्यूल्स निकालना है तो इनटू क्या कर लो Na, तो ये भी मैच कर रहा है। वॉल्यूम निकालना है तो क्या कहोगे 0.05 मोल्स इंटू 22.4 लीटर, तीनों मैच कर रहे हैं, तो जाएगा ABC। अब थर्ड और फोर्थ में तो एक ही सही होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो एक सही मैच करेगा। 158, तो सीधा दो रिएक्शन देकर दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट चेक करने को कहा गया है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट चेक कर लो, हो जाएगा 4Li प्लस O2 2Li2O। जब भी क्वेश्चन में रिएक्शन दी हो तो एक बार चेक कर लिया करो कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तो यहाँ तो खैर बैलेंस ही दी हुई है। तो मास कितना है 21/7, कितने मोल्स हो गए 3, 32/32 कितने हो गए 1। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट चेक करना है तो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3/4 1/1, ये हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसका मतलब O2 इज इन एक्सेस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा सेकंड ऑप्शन में चेक करना है, तो 4 से कितना 2, तो 3 से कितना 1.5 मोल, तो 1.5 इंटू Li2O का मोलर मास दिया हुआ है डायरेक्ट 30, तो 45 ग्राम, तो बी भी सही है। ऐसे सेकंड रिएक्शन में चेक कर लो, 2K प्लस Cl2 2KCl 3.9/39 कितना हो गया 0.1, Cl2 4.26 135.5, तो 4.26/35.5 अप्रोक्सीमेटली 0.15 के आसपास आएगा कुछ, चेक कर लेना। तो इसको तो 2 से डिवाइड करोगे ना चल, तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये छोटा आएगा 0.1/2, ये बड़ा आएगा, तो बस ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। अब KCl कितना बनेगा, तो 2 से 2 0.1 से 0.1 मोल, मास निकालोगे मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 74.5, तो हो गया 7.45 ग्राम। 159 आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी है तीनों ऑप्शन में, तो एक एक करके आयंस के क्या निकालते जाओ, मोल्स अपॉन वॉल्यूम एट अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर्स। क्या क्या है वो लिख लो, 100 मिलीलीटर 0.1 मोलर KNO3, 400 मिलीलीटर 0.2 मोलर HCl, 500 मिलीलीटर 0.3 मोलर H2SO4। देख लो एक एक करके, K प्लस निकालना है तो K प्लस केवल इससे मिलेगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम लीटर, मोल्स KNO3 के इंटू 1, तो K प्लस के अपॉन टोटल वॉल्यूम 1 लीटर, तो आगे 0.01। दूसरे में किसकी निकालनी है, सल्फेट, केवल इससे मिलेगा 0.3 इंटू 0.5 इंटू 1, एक ही सल्फेट है अपॉन 1 लीटर। थर्ड में निकालनी है किसकी, H प्लस की, तो दो जगह से मिलेगा, इससे भी और इससे भी, तो मोलारिटी कितनी 0.2 इंटू 0.4
इंटू 1 प्लस 0.3 इंटू 0.5, अब करोगे ना इंटू 2, तो H प्लस के मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर 160। इक्विवेलेंट मास निकालना है, मतलब इक्विवेलेंस बराबर करने दोनों के। तो सीधे इक्विवेलेंस बराबर कर लो। क्या कहोगे? मेटल कितना है 0.1 अपॉन इक्विवेलेंट मास मान लो डायरेक्ट x, तो लगा दिया हमने मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो x हो गया सीधे इक्विवेलेंट मास। दूसरी तरफ इक्विवेलेंस किसके रखने? O2 के, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर रख दिया क्योंकि ये मिलीलीटर है, इंटू एन फैक्टर ऑफ O2 4। कहा था जब तक पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड ना दिया हो तब तक O2 का एन फैक्टर हमेशा 4 लेना होता है, तो 4 ले लो एन फैक्टर। 161 रिएक्शन लिख लो, मोल मेथड से ही हो जाएगा। 3BaCl2 प्लस 2Na3PO4 गिव्स Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस 6NaCl। तो अगर बैलेंस रिएक्शन आराम से लिख सकते हो तो बेस्ट है मोल मेथड यूज कर लो। 0.5 मोल, 0.2 मोल, 0.5/3, 0.2/2, तो छोटा हो गया, तो क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछे किसके मोल से इसके, तो देख रहे 2 से 1, 0.2 से 0.1 मोल, हो गया आंसर 62। The following concentration terms depend on temperature except one। तो पता ही हमें मोलालिटी होगा फोर्थ। जब तक वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व होता रहेगा तब तक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन टर्म। जिसमें भी वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब में वॉल्यूम कहीं ना कहीं फार्मूले में आ रहा है, तो ये सब के सब डिपेंड करेंगे टेम्परेचर पे। मोलालिटी में वॉल्यूम टर्म यूज नहीं होता, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। 163 फॉर्मल चार्ज चेक करना है, तो कहा था लोएस्ट स्ट्रक्चर बना लो, तो एक OH तो बना हो गई, एक बॉन्ड बनते ही क्लोरीन के 8 पूरे हो गए, तो तीनों ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट। तो कहा था हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से +1 डेवलप होगा, तो 3 से कितना डेवलप होगा? इस पे +3, इन तीनों पे -1, इन पे 0। तो फॉर्मल चार्ज बताना है तो लुईस स्ट्रक्चर बनाई जाती है हमेशा। लुईस स्ट्रक्चर मैंने कहा था 8 इलेक्ट्रॉन देखा करो, 7 है तो बस एक ही बॉन्ड बनाएगा कोवेलेंट, उसके बाद बाकी जो भी बनेगा वो क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट। सेकंड तो कहा था डाया पैरा देखना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लिया करो, तो O2 में कितने हैं? 16, N2 में कितने हैं? 14। तो क्या था डाया कौन होते थे? इवन नंबर्ड एक्सेप्ट 10, 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होगा? पैरा। 14 वाला क्या होगा? डाया। ऑड नंबर है तो हर हालत में पैरा, इवन नंबर्ड है तो डाया एक्सेप्ट 10 and 16 इलेक्ट्रॉन्स। और एक S2 रखते थे अलग से, तो O2 जैसे पैरामैग्नेटिक होता है वैसे ही S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। S2 में कहने को 32 है, वो O2 के साथ याद करके रखते हैं हम। SO2 is non-linear and SiO4 has seesaw shape। तो SO2 नॉन-लीनियर तो होना ही है। डबल बॉन्ड बनाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, बेंट हो गया, नॉन-लीनियर है। SiF4 है सीसॉ तो नहीं है, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर है, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर है, इसका मतलब क्या है? टेट्राहेड्रल है, तो गलत हो गया स्टेटमेंट थर्ड। 164 में फर्स्ट तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करोगे तो सबका क्या है? सेम। लोन पेयर भी क्या है? एक एक लोन पेयर है तीनों पे, तो सेम हाइब्रिडाइजेशन और सेम लोन पेयर अगर है तो क्या कहते थे हम कि अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है सेम लोन पेयर है तो बाकी फैक्टर्स लगाते थे। बाकी फैक्टर्स में क्या क्या लगाते थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हमने कहा था अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन हो और सेम लोन पेयर हो तब हम कहते थे क्या कि बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेरिक हिंड्रेंस proportional to electronegativity of central atom, inversely proportional to electronegativity of surrounding atoms। तो कुछ ऑर्डर अलग से पढ़ाए थे, उन्हीं में से तो NH3 PS3 SH3 में चेक करोगे तीनों पे एक एक सिग्मा, तीन सिग्मा और एक लोन पेयर है। तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर तीनों पर है। तो अब क्या देखोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है, कम। तो बॉन्ड एंगल भी क्या होना चाहिए, कम। तो कम होना चाहिए। नाइट्रोजन से फास्फोरस आर्सेनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो बॉन्ड एंगल भी कम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रही है कम होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कह रहा है कम होना चाहिए, तो कम ही होगा बॉन्ड एंगल। तो फर्स्ट सही है इसका मतलब। सेकेंड में मेल्टिंग पॉइंट तो कहा था कि HF का वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से तो मैक्सिमम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट होता भी है मैक्सिमम, लेकिन HF का मेल्टिंग पॉइंट लिखवाया था कि HI से क्या होता है, कम। तो याद होना चाहिए। तो सही ऑर्डर है सेकेंड भी। थर्ड गलत है, एक्सेप्शन में रटे थे, CH3Cl का ज़्यादा होता है इस डायपोलमेंट किससे, CH3F से। तो नोट्स में लिखा हुआ है। फोर्थ भी पढ़े थे NH3 और NF3। NH3 का डायपोलमेंट NF3 से क्या था, ज़्यादा था। BF3 तो नॉन पोलर ही है BF3 तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर है, नॉन पोलर है। लेकिन NH3 NF3 की बात करोगे तो हमने क्लास में लिखा था कि NH3 का बॉइलिंग डायपोलमेंट ज़्यादा होता है। कहा था ना, लोन पेयर की डायरेक्शन ऊपर, इन तीनों के डायपोलमेंट की डायरेक्शन भी ऊपर। NF3 में लोन पेयर की ऊपर थी और इन तीनों के डायपोलमेंट का रिजल्टेंट नीचे था। तो यहाँ डायपोलमेंट कैंसिल हो रहा है, डायपोलमेंट ऐड हो रहा है। पढ़ा था NH3 का डायपोलमेंट NF3 से ज़्यादा होता है। 165 आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। तो पता है तुम्हें O2 और H2 दोनों में डबल बॉन्ड होता है, डायरेक्ट ही पता है। N2 प्लस और O2 प्लस चेक कर लो। N2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 15, तो कितना होगा 2.5। O2 प्लस में भी कितने हैं, 15, कितना होगा 2.5। तो हमने कहा था 14 से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जाता है, कम। तो 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही होना है, तो दोनों का 2.5 होगा। दोनों सही है, बोथ 1 and 2। स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ, डाउनवर्ड द ग्रुप कोई एक्सेप्शन होता ही नहीं बॉन्ड लेंथ में। डाउनवर्ड द ग्रुप बॉन्ड लेंथ हमेशा कब बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा तो डाउनवर्ड द ग्रुप बॉन्ड लेंथ हमेशा बढ़ेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ में फिर भी एक्सेप्शन था कि PP की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, NN से ज़्यादा होती है। PP बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन NN बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड लेंथ में एक्सेप्शन नहीं है, बॉन्ड लेंथ तो डाउनवर्ड द ग्रुप कम ही होनी है। तुम ये नहीं कह सकते कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का उल्टा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। 167 सल्फेनिक एसिड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड कोवलेंट सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो सही है, लेकिन कोवलेंट सॉलिड लिखना गलत है ना, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अमोनियम सल्फेट है जाने कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पता है तुम्हें कि अमोनियम जहां भी होता है वो आयनिक तो है ही, NH4 प्लस है। NH4 प्लस में कोवलेंट बॉन्ड भी है और 3 कोवलेंट है और चौथा क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो इसमें आयनिक भी है, कोवलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है। करेक्ट स्टेटमेंट है XCO2F2। तो एक लोन पेयर तो जाता ही है। तो बताया था मैंने कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशंस। तो O तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेंट रूल था। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो है वो कहाँ जाते हैं, एक्सियल पर। तो एक्सियल पे कौन जाना था, फ्लोरीन। इक्वेटोरियल पर जाएगा ऑक्सीजन। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल ड्यू टू इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्लास में ही कराया था। वैसे ऑप्शन अगर ध्यान से देखो तो पहला ऑप्शन देखते ही अगर तुम्हें लगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है तो 1 2 4 3 तीनों ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब 1 2 3 तो आंसर हो ही नहीं सकता था। डायरेक्ट कह सकते थे आंसर क्या होगा, फोर्थ।
नहीं तो याद होना चाहिए था कि क्लोरल हाइड्रेट पड़े थे ना, CCl3CHO डॉट H2O। तो कहा था इस पे दोनों जो OH होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर बनाते हैं। क्लास में किया था एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग I3 माइनस। तो I3 माइनस में कहा था एक I जुड़ेगा और एक I माइनस, तो I माइनस क्या होगा, डोनर, तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, तो बच्चे कितने भी 6, तो 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, इसका मतलब कैपिटल कितना 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d, करेक्ट है। 3 लोन पेयर ऑन सेंटर आइटम, कहाँ जाएंगे तीनों, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो पता है कि 5 के केस में लोन पेयर कहाँ जाते हैं, इक्वेटोरियल पर, तो तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे, तभी तो लीनियर कहते हैं उसको। सेंट्रल आयोडीन कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सही है। सेंट्रल आइटम पे टोटल 5 पेयर है, 3 ये 2 ये, 5 पेयर हो गए। ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज लीनियर, तो गलत है ना। ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहोगे तो पांचों की कहोगे तो बोलोगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बोलोगे तो क्या बोलोगे, लीनियर। तो उसने कहा ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज लीनियर, इसलिए गलत हो गया स्टेटमेंट। 169 सल्फर का SO4 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, 2 डबल बॉन्ड हो, 2 माइनस, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, मतलब लोन पेयर 0, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर मतलब क्या हो गया sp3। तो चेक करना है कि इसमें sp3 है, तो ICl4 माइनस, 1 Cl माइनस डोनर, 3 Cl कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए 3, तो इस पे 2 तो लोन पेयर हैं, तो 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो sp3d2 होगा ये। SnSOF4 S डबल बॉन्ड O, 4 फ्लोरीन, 6 बॉन्ड हो गए, तो 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो sp3d हो जाएगा ये। P इन PO4 3 माइनस, 1 डबल बॉन्ड O, 3 O माइनस, तो हो गया 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो इसमें आएगा सेम। 170 कराए थे सब क्लास में। पैरा पर अगर दिया हुआ हो जो भी बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली अटैच आइटम है, अगर उस पर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर आ गया तो लीनियरली 180 डिग्री पर 2 डायप्रोमेंट कैंसिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका रिजल्टेंट 180 पर आएगा ही नहीं एक्चुअली। इसलिए 170 में सेकंड में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है दोनों तरफ, मतलब डायप्रोमेंट डायरेक्ट कैंसिल नहीं होंगे। फर्स्ट और थर्ड में कोई लोन पेयर नहीं है, CL डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। CN में कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, तो CN का भी डायप्रोमेंट कैंसिल हो जाएगा। 171 डायरेक्ट है भाई, जो भी बताया था कि स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगेगी, तो जस्ट उल्टा है जो हमने 164 में फर्स्ट पार्ट में किया था NH3 PS3 SH3, तो उसी का हमने कहा कि लगेगा उल्टा। तो हम कह सकते हैं कि PF3 PCl3 PBr3 PI3। फिर भाई ये सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन मतलब ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री देखोगे तो क्या है, सेम है, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो सेम ज्योमेट्री सेम लोन पेयर, तो वही लगेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इस बार कहोगे क्या है, बढ़ रहा है, मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। थर्ड होगा आंसर। 72 ऑल हैव स्क्वायर प्लेनर शेप, तो XCF4 तो देखते ही समझ में आ ही रहा है कि XCF4 तो याद ही होगा, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। पहले ऑप्शन में SiF4 देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, SiF4 टेट्राहेड्रल होगा ना, चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो पहला नहीं हो सकता। सेकंड में XCF4 तो याद ही होना चाहिए था डायरेक्ट। BrF4 माइनस चेक कर लो, तो एक क्या होगा F माइनस, 3 क्या होंगे फ्लोरीन, तो हो गया ना 3 इलेक्ट्रॉन बने, ये तो कोऑर्डिनेट है, 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुए तो बचे कितने 4, तो 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो 6 का केस है, 6 के केस में दोनों लोन पेयर कहाँ जाएंगे एक्सियल पर, तो स्क्वायर प्लेन हो जाएगा सेकंड हो गया आंसर। 173 ऑर्थो और पैरा है, तो सेकंड जो ऑर्थो है उसमें हो जाएगी ना इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगी तो उसकी वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे कम। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो गए मतलब सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा।
इंटर की वजह से फोर्सेस बढ़ते हैं, इंट्रा की वजह से फोर्सेस कम होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हो, इसका मतलब बोलोगे यही तो हो गया ना। फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और सेकंड का कम, सॉलिडिटी। फिर भाई ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो लाइक डिजॉल्व लाइक लगेगा। वाटर में अगर डिजॉल्व कराना है, अब सॉलिडिटी ऑर्डर जो लिखा है तो अंडरस्टूड है कि वाटर में पूछ रहा है वो, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जो वाटर से जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर में उतना ही ज़्यादा क्या हो सकता है, डिजॉल्व। तो अब पता है कि फर्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, सेकंड में कम, क्योंकि सेकंड में इंट्रा हो गई, तो इंटर कम हो गई तो उसकी सॉलिडिटी भी क्या हो जाएगी, कम। डायपोलोमेंट का ऑर्डर अगर वो पूछ रहा है कि फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट में कैंसिलेशन होगा ज़्यादा एंगल पर, OH और NO2 दोनों तरफ विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उनके डायपोलोमेंट में क्या होगा, कैंसिलेशन हो रहा होगा, तो 180 पर कैंसिलेशन ज़्यादा होगा, तो 180 पर कैंसिलेशन ज़्यादा होगा मतलब बॉलिंग डायपोलोमेंट कम होगा। सेकंड में 60 डिग्री एंगल आएगा तो कैंसिलेशन कम होगा, 180 पर कैंसिलेशन ज़्यादा होगा। तो फोर्थ, तो ऐसे तो फोर्थ फर्स्ट देखते कह सकते थे अगर बॉइलिंग पॉइंट सेकंड का कम है, इसका मतलब वेपर प्रेशर सेकंड का ज़्यादा होना चाहिए था। तो अगर फर्स्ट सही था तो डायरेक्ट बीच वाले ऑप्शन का कोई काम ही नहीं था। अगर फर्स्ट सही है तो फोर्थ तो गलत होना ही था, क्योंकि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर तो अपोजिट होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वेपर प्रेशर। 124 करेक्ट इनकरेक्ट देखना है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एस ऑर्बिटल, एस मतलब L0, L0 मतलब M0, तो कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू। तो पूछा ना कितनी वैल्यूज, तो वन वैल्यू, सही स्टेटमेंट मतलब पहला। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम विद N प्लस L ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ध्यान से देखना होगा। क्रोमियम मतलब 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1, N प्लस L, लिख दो सबके लिए। इसका कितना होगा, 1 2 3 3 4 5 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब ये सब। तो बस ये दोनों छोड़ दो, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 20। सेकेंड भी करेक्ट है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन इन Ni प्लस, Ni का कन्फिगरेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। Ni प्लस का लिखना है तो 3d7 सेम स्पिन। तो कहा था इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के आधे होते हैं, 1 1 3 1 3 1, इसमें कितने 5 7 हैं, 5 एक स्पिन के होंगे और 2 एक स्पिन के होंगे। मैक्सिमम कह रहा है तो 5 गिनोगे, 6 9 10 13 14 और 15। इसमें कितना दिया हुआ है, 14, तो गलत हो गया ना थर्ड। फोर्थ में कॉन्फ़िगरेशन बना लेना, पता लग जाएगा कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। 125 आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज 1.51। तो सीधे कहा था हमने आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है माइनस ऑफ एनर्जी होता है, तो सीधे एनर्जी निकाल दो, आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। तो कौन सी ऑर्बिटर क्या कह रहा है वो, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n की वैल्यू क्या 3, तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इंटू 1 अपॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड 9, आएगा ना 1.51। तो सही है पहला स्टेटमेंट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर कितना 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट 116, ये भी सही आ रहा है माइनस 3.4। थर्ड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम कंपेयर करना है, तो वेलोसिटी किसके पोजीशन होती है, जेड बाई एन। हाइड्रोजन एटम कौन सी ऑर्बिट, थर्ड नहीं फर्स्ट। हीलियम प्लस जेड कितना 2, कौन सी ऑर्बिट 2, तो दोनों का 1 1 आ रहा है, मतलब दोनों में क्या होनी चाहिए सेम। थर्ड गलत हो गया स्टेटमेंट।
एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिटल्स डिक्रीज्ड ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तुम्हें पता है एनर्जी तो बढ़ती जाती है E1 E2 E3 E4, लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कम होता जाता है। तो याद होना चाहिए स्टेटमेंट डायरेक्ट। 176 फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। तो पहले क्या चेक करते हो कि सीरीज कौन सी है। सबसे पहला काम क्या चेक करना है कि कौन सी सीरीज का ट्रांजिशन है। 6 to 2, 1 to 5, 5 to 3, 4 to 2। सबसे पहले तो इसको हटा दो। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इमिटेड की बात हो रही है, तो मतलब हायर टू लोअर, यहाँ तो लोअर टू हायर है, तो ये तो कंपेयर ही नहीं करना था हमें। इसको करते ही आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा, तो इसको तो छोड़ ही दो। अब हम कहते हैं कि अगर हमें एनर्जी कंपेयर करनी है तो पहले हम चेक करते हैं हमेशा सीरीज। तो सीरीज चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं, लोअर वैल्यू। ये नहीं कभी लेफ्ट वाला देखने लगते हो, कभी राइट वाला देखने लगते हो कि इसको देख के बोल दिया, इसको देख के बोल दिया कभी। तो हमेशा ट्रांजिशन की लोअर वैल्यू, जैसे ये था तो उसमें नहीं 5 देख के फंड सीरीज बोल दिया, कहीं ये सीरीज देखी जाएगी तो 1 देखा जाएगा, बोला जाएगा लाइमन सीरीज। तो जब भी ट्रांजिशन में सीरीज चेक करनी हो तो हमेशा लोअर वैल्यू चेक किया करो। तो लोअर वैल्यू 2 है, लोअर वैल्यू 3 है, लोअर वैल्यू 2 है, तो बामर, ये पास्चन, ये भी बामर। और पता है सीरीज में एनर्जी या फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर या वेव नंबर का ऑर्डर सेम होता है, तो फिक्स है ना। मैक्सिमम किसकी, लाइमन, बामर, पास्चन चलता रहता है। तो फ्रीक्वेंसी पूछा क्या है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, बामर की। अब बामर वाले 2 ऑप्शन है, तो अब देख लो N2 की वैल्यू, N1 पहले सीरीज देख लो, फिर N2 मतलब बड़ी वाली वैल्यू। ये जितनी ज़्यादा होगी डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। 2 और 6 का डिफरेंस ज़्यादा होगा, 2 और 4 का डिफरेंस कम होगा। लेकिन पहले सीरीज चेक करोगे, उसके बाद डिफरेंस देखोगे। ये नहीं बिना सीरीज चेक करे हुए डिफरेंस चेक करने लगे, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी ट्रांजिशन की। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, तो 177 में फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, अनसर्टेनिटी। अच्छा, तो पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं है। क्या कि जो दिया हुआ है वो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग है, और जो दूसरी अनसर्टेनिटी निकाली गई है वो वाई के अलॉन्ग है। तो निकालना ही नहीं था कुछ, डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे फर्स्ट। एक अगर अनसर्टेनिटी तुम्हें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पता है, तो तुम दूसरी भी अनसर्टेनिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही कैलकुलेट कर सकते हो। जो हमारा फार्मूला होता है, कहते हैं ना 1 डायमेंशनल। तो अगर एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो दूसरा भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो दूसरा भी। अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो जो निकल के आएगा वहां से डेल्टा वी, वो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी अलॉन्ग वो एक्स एक्सिस ही होगा, वाई नहीं कह सकते उसको। बाकी सब पड़े हुए तुम्हारे ऑप्शंस। 178 सिंपल क्वेश्चन है, डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ कितना होगा, 3d6, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 3d6 तो चेक करना है कि 6 इलेक्ट्रॉन किससे मैच कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं। तो चेक कर लो कॉन्फिडेंशियल में लाके सब। 179 लैंथेनम और गैडोलिनियम बोथ बिलोंग टू ग्रुप 3, सही है। लैंथेनम डी ब्लॉक है, गैडोलिनियम एफ ब्लॉक है। लेकिन 57 वाला भी क्या होता है, डी ब्लॉक। 58 से 71 सब क्या होते हैं, एफ ब्लॉक, लैंथेनाइट। लेकिन ग्रुप 10 सबका क्या होता है, थर्ड। तो सही स्टेटमेंट है पहला। सेकंड कॉन्फिगरेशन देख के पता लग जाना चाहिए, याद आना चाहिए था कि लैंथेनम में 6s2 4f1 नहीं होता है, क्या होता है 6s2 5d1। तो गलत दिया हुआ है कॉन्फिगरेशन लैंथेनम का। बोथ बिलोंग टू एफ ब्लॉक, ये भी गलत है, क्योंकि लैंथेनम को कहते हो डी ब्लॉक और गैडोलिनियम को कहोगे एफ ब्लॉक। 180 which of the following pairs of will have 0 electron density along the axis? along the axis 0 और maximum 45, मतलब लोब्स का आने चाहिए in between the axis। तो पता है लोब्स in between the axis होंगे तभी तो 45 डिग्री पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो in between the axis लोब्स किस में बोले जाते हैं, dxy, dyz और dxz। तो आंसर इज थर्ड। डन।